प्रिय अभ्यर्थियों एवं भविष्य के अधिकारियों, आप लोगों का आपके अपने नंदनी आईएएस में स्वागत है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग 25 मई 2025 की जो आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा है उसकी तैयारी में जुटे होंगे। और उसी को ध्यान में रख करके हम लोग भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, है ना। आपको बेस्ट देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारा लेक्चर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करा रहे हैं हम इसमें। और हमने इसमें क्लास 6 की क्लास 7 की एनसीईआरटी को कवर कर लिया है। और आज हमारा जो इसमें क्लास 8 के एनसीईआरटी का इतिहास का अध्याय नंबर 3 होगा, है ना। और इससे जो पहले जो लेक्चर हैं आप उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में पा सकते हैं। जो नए हैं यहाँ पर, है ना, जो नए आए हैं पहली बार आ रहे हैं तो वह वहाँ से कवर कर सकते हैं। और जो देख रहे हैं तो आप उससे वहाँ पर डबल की स्पीड में जा करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। और हम जैसे आप तक कहते चले आ रहे हैं कि आप हमारे इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भेजेंगे, है ना, सब्सक्राइब करेंगे, करवाएंगे यदि आप नए हैं यहाँ पर। तो हमने इसमें इतिहास की हर चीज को, एक एक शब्द को इसमें पढ़ करके हम कवर कर रहे हैं। हर शब्द को विस्तार से पढ़ रहे हैं, है ना। लिंक करके पढ़ रहे हैं, अपने अतीत को वर्तमान से लिंक करके पढ़ रहे हैं। इससे क्या हमारी समझ विकसित हो रही है। तो आप लोगों का समय कीमती है। इस संस्थान नंदिनी आईएएस आप लोगों के लिए है ना। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारे संस्थान यानी आप लोगों के संस्थान नंदिनी आईएएस के नाम का एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है। नंदिनी आईएएस के नाम का एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है। आप अपने प्ले स्टोर में जाकर के नंदिनी आईएएस लिखिए और उसको सर्च कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ की जो क्लासें सीधी सीधा आप वहीं से पा सकते हैं। वो निःशुल्क है, कोई उनका वो नहीं लग रहा आपसे, है ना। कोई खर्चा नहीं लग रहा, वो निःशुल्क है सब लोगों के लिए, है ना। तो आप स्मार्ट तरीके से वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम चलते हैं आज अपने अध्याय नंबर 3 की तरफ, जो क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का ये अध्याय है ना। तो इससे पहले हमने अध्याय में पढ़ चुके हैं हम लोग, या आप लोग पढ़ चुके हैं हमारे साथ साथ, कि कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए और उसने साम्राज्य स्थापित कर लिया। कंपनी आई थी क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए, और उसने साम्राज्य को स्थापित कर लिया। और धीमे धीमे आप देखेंगे कि उसने ग्रामीण क्षेत्रों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया और उन पर भी शासन थोपे जाने लगे, है ना। तो आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे उन्होंने सतारा को हड़पा, झांसी को हड़पा, अवध को हड़पा, है ना। कैसे कैसे उन्होंने अपने तर्क दिए। अवध के नवाब के प्रताप देख सकते हो, यदि आपने इससे पहला लेक्चर देखा है ना। अवध के खिलाफ कैसे उन्होंने बखान किया, है ना, कि अवध का नवाब कुशासन पद्धति अपना रहे हैं और हम कुशासन को सुशासन करने के लिए हम बाध्य हैं, इस तरह से उन्होंने कहा। तो वो धीमे धीमे देखो उन्होंने इस राज्यों पर कब्जा कर लिया। अब वो ग्रामीण क्षेत्र पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं, तो वही इसमें हम पढ़ेंगे, है ना। वही इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये अध्याय नंबर 3 है ना। और इस अध्याय का नाम है कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अब इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाया, उसके बाद हम देखते हैं, है ना। देखिए, तो ये चित्र थोड़ा आप इस देख लेंगे, है ना। ये देखो चित्र कैसे एक भवन आलिशान में दिखाया गया है, लेकिन दीवार इन्होंने ग्रहण की होगी तो कुछ ऐसी जगह पर की होगी जहाँ 4-5 अंग्रेज लोग होंगे, 4-5 लोग नवाब होंगे भारत के, है ना। तो उन्होंने एक जगह पर उन्होंने अपना संधि पर हस्ताक्षर किया होगा। दीवानी इन लोगों ने दीवानी उनको ली होगी उनसे। तो इसमें कैसे दिखाया इन्होंने, तो इसमें इसकी बात की गई है ना। देखिए, ये 1765 में रॉबर्ट क्लाइव, है ना, मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते। किसकी? बिहार की और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण कर रहे हैं, है ना। ये उसमें दिखाया गया, देखेंगे आप लोग, है ना। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं। देखिए, कंपनी दीवान बन गई। कंपनी क्या बन गई? कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। किसका? बंगाल का दीवान तैनात किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने? मुगल बादशाह ने। कब? 12 अगस्त 1765 में। देखेंगे आप लोग। इस बात की पूरी संभावना है। इस बात की क्या संभावना है?
कि ये घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव ने तंबू में की होगी। ये घटना घटी होगी, ये कोई तंबू होगा, उसमें कुछ अंग्रेज होंगे और कुछ हिंदुस्तानी होंगे, भारतीय होंगे। तो ये घटना एक तंबू में हुई होगी। लेकिन इसमें क्या किया गया है, लेकिन आप ऊपर जो चित्र आपने देखा है ना, उसमें इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। देखिए, यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है। किस चित्रकार ने? जिस चित्रकार को रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। ये उसने बनाया है, तो वो उसको बढ़ा करके दिखा रहा है ना? ये बात है। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना, बंगाल की दीवानी अंग्रेजों के हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। क्या थी ये? अंग्रेजों के लिए एक बड़ी घटना थी। भाई, बंगाल की दीवानी उनके हाथ में आ गई, तो उनके लिए एक बड़ी घटना हो गई थी ये। अब देखेंगे इसको। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। किसकी? आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई कंपनी, है ना? अपनी कंपनी अपने नियंत्रण भूभाग वाले जो क्षेत्र है ना, भूभाग वाले क्षेत्र है ना, आर्थिक वाले, उन पर ये आर्थिक मामलों की मुख्य क्या बन गई? शासक बन गई। मतलब आर्थिक गतिविधियां ये दिखने लगी। आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित वित्तीय संसाधन ये दिखने लगी। कंपनी वो उनके कब्जे में आ गया। बंगाल है ना, बंगाल जैसा राज्य, संपन्न राज्य उस समय था, जहाँ से नौकाएं आती जाती थी, संपन्न राज्य था, है ना, उपजाऊ मिट्टी थी, है ना, वहां पर कच्चे माल ज्यादा मिलते थे। इसलिए उनको उन्होंने अपना केंद्र बनाया और उन्होंने ही उसको ही अपना कब्जे में ले लिया, क्योंकि वो संपन्न राज्य था उस समय। संपन्न तो खैर अभी भी उसकी मिट्टी उपजाऊ है ना, हम देख सकते हैं। अब उसे अपनी जमीन जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। अब उसको अपनी जमीन का जो भी शासन था वो चलाना, किस तरह से इसका शासन चलाना है और उससे हमें कैसे अपनी आमदनी को इकट्ठा करना है, उसके लिए उन्हें अपने उपाय ढूंढने थे, है ना? इसके लिए उसे एक रास्ता ढूंढना था। क्या था? जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। जिससे क्या, कंपनी के जो खर्चे बढ़ रहे हैं ना, वो खर्चों को कंट्रोल किया जा सके। उनको ये ढूंढना था ना। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे। मतलब ये भी रखना था कि अपनी जरूरत की चीज खरीदे और उसे बेचे भी, है ना? आगे देखेंगे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके साथ सावधानी के साथ उसे आगे बढ़ना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी होगी, हड़बड़ाहट नहीं करनी होगी, क्योंकि जल्दबाजी से और हड़बड़ाहट से चीजें खराब हो जाती हैं। उसने ये समझा कि हमको सावधानी से आगे बढ़ना है। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था। ये लोग बाहरी ताकत थी, इसलिए उन लोगों को भी शांत रखना था। बाकी जो लोकल लोग थे ना, तो जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, उन लोगों को भी इन्हें शांत रखना था। इनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके हैं थे, उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। भाई, जो अभी लोकल लोग हैं ना, वहां के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, ताकतवर है हमसे, है ना, तो हम उनको खत्म नहीं कर सकते। हम उनको खत्म नहीं कर सकते, हमको उन्हें नियंत्रण में रखना है, कंट्रोल करना उन्हें, है ना? जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो सत्ता में रह चुके हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर हैं या ताकतवर है, तो हम उनको एकदम खत्म कर देंगे, नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि जनता जो वो शुरू से यहाँ रह रहे हैं, तो फिर कैसे खत्म कर देंगे? जनता उनके प्रति थोड़ा बहुत अ, दिलचस्पी तो रखती होगी ना, तो उनको एक जैसा हम खत्म नहीं कर सकते। यह काम कैसे हो, ये काम कैसे हो, ये देखेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया। ये देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों को उन्होंने उपनिवेश कैसे बनाया, ग्रामीण ग्रामीण इलाकों में अपने इन्होंने कैसे शासन थोपे, वो इसमें हम देखेंगे। आय के संसाधन कैसे जुटाए उन्होंने, वहां उनसे आय कैसे प्राप्त की, है ना? लोगों के अधिकार किस तरह तय किए, लोगों के जो भी अधिकार थे, राइट्स, वो कैसे तय किए उन्होंने। और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने खेती कैसे कराई ग्रामीण क्षेत्रों पर, ये इस बात की हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखो, कंपनी की आमदनी किसकी?
कंपनी की आमदनी के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। कंपनी की क्या आमदनी है? कंपनी दीवान तो बन गई थी, कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन वो अभी खुद को एक व्यापारी महसूस कर रही थी। कंपनी को राजस्व वहां का, बंगाल की दीवानी तो बन गई थी, लेकिन वो खुद अपने आप को व्यापारी महसूस कर रही थी, है ना। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उससे उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। मतलब वो चाहता था, वो ये चाह रही थी कि हम भारी भरकम लगान चाहें, लगान मिले हमको, और और उसके आकलन के लिए, है ना, और वसूली की नियमित जो व्यवस्था थी, उसके लिए वो थोड़ा हिचकिचा रही थी। क्या कर रही थी? उसके लिए थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे, किसकी? कंपनी की। वो यह चाहती थी, उसके यह प्रयास थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले, है ना, और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। कम कीमत पर बढ़िया से बढ़िया हम सूती रेशमी कपड़ा को खरीदें, और राजस्व हमें अधिक प्राप्त हो। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। इस कारण क्या हुआ था? 5 साल के अंतर्गत कंपनी में जो चीजें खरीदी जाने वाली थी बंगाल में, उनकी कीमतों का मूल्य दोगुना हो चुका था, है ना। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी। किससे पहले? 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी लाती थी, और उसके बदले भारत से सामान, कच्चा माल खरीदती थी, है ना। 1765 पहले की बात है ये। तो 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी की आयात करती थी, इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी, और बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। अब क्या होने लगा? अब उसके बाद ये होने लगा कि बंगाल में जो भी इकट्ठा होने वाला पैसा है ना, जो भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं बंगाल में, अब उससे ही निर्यात करने लगी, है ना। उसी से कम कीमत पर पैसा से दे करके कम कीमत में सामान ले रहे हैं, और उसी सामान को अपने इंग्लैंड में भेज रहे हैं। अब क्या है? अब उनको अपने यहाँ से सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं है ना। जल्दी ही यह जाहिर हो गया, क्या जाहिर हो गया? कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। अब भाई उन्हीं के पैसों से आप वही व्यापार कर रहे हैं, वही उन्हीं के पैसों से उनकी चीज खरीद रहे हैं, और वो निर्यात कर रहे हैं, है ना, और वहां से आमदनी आप इकट्ठी करते जा रहे हैं। तो क्या होगा? उनके पास पैसा नहीं बचेगा तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था संकट में जाएगी बंगाल की, है ना। तो वही कहा गया है। तो कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, उन्हें पैसा ही नहीं मिलेगा तो कैसे, क्या काम करेंगे, है ना। जब उन्हें पैसा ही नहीं मिलेगा तो क्या काम करेंगे? क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। कम कीमत पर कंपनी को चीजें बेचनी पड़ती थी जबरन। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि सस्ती है, चीजें सस्ती है ना, उनका लगान महंगा है। कारीगरों का उत्पाद गिर रहा था। क्या हो रहा था? कारीगरों का जो उत्पाद था ना, प्रोडक्शन, वो गिर रहा था, और खेती चौपट होने की कगार पर थी। देखेंगे, है ना, है ना, होने की दिशा में बढ़ रही थी, दिशा में बढ़ रही थी। तो यहाँ तक हमने अभी इसे देख लिया। इससे थोड़ा क्या है ऊपर, हम ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये चित्र देखेंगे, ये इस चित्र को थोड़ा देखिए, बाजार की स्थिति है ये, है ना। ये बाजार है, आप लोग बाजार जाते हैं, बाजार जाते हैं, आज के मार्केट में आप लोग चीजें खरीदते हैं, देखते हैं, खरीदते हैं, है ना। तो वही इसमें दिखाया गया है ना। देखो ये लोग सामान बेच रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं, दुकान पे खड़े हुए हैं। तो ये इसकी स्थिति दिखाई गई है, और इसमें इसे लिखा है कि बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट, है ना, ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। बेचने के लिए और खरीदने के लिए नियमित रूप से क्या आते थे? बाजार में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। जो भी आर्थिक संकट होता था, उसमें क्या होता था? इन पर बहुत संकट बाजारों पर पड़ता था। आप देख सकते हैं, है ना। तो आपने देख लिया ये चित्र। अब 1770 में, 1770 में बड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। जो 1770 में जो अकाल पड़ा बंगाल में, उस अकाल के कारण क्या हुआ? 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। जो वाकई, जो क्या हुआ?
इस आकलन में लगभग एक तिहाई आबादी समाप्त हो गई थी। कितनी? 1/3 आबादी, लगभग 33% लोग मर चुके थे, समझिए। तो अब ये थोड़ा चित्र देख लेंगे ना, कि चार्ल्स कॉर्नवालिस है, जिस समय स्थानीय बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। कौन था? कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल जनरल था, जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ था? कॉर्नवालिस के शासनकाल में, बंगाल में, है ना। देखेंगे अब इसको हम, तो कोई आपकी एनसीईआरटी में हर शब्द को, हर चीज को बड़े गहरे में लिख दिया, डिटेल में। आप जिन चीजों को पढ़ने जाएंगे, जब आप एडवांस पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत आनंद आएगा, है ना। देखते हैं कि जब कोई चीज हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमने ये पढ़ा ही नहीं है, तो टफ लगता है। लेकिन जब उसको एक बार पढ़ ले जाता है, फिर उसका दोबारा पढ़ते हैं, उसका रिवीजन होता है, और वो आपको चीज बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में, है? तो यह खेती में सुधार की जरूरत क्या है, आप देखेंगे। आप लोग खेती में सुधार करने के लिए, जो किसान लोग होंगे, है ना, तो जो कुछ लोग किसान वर्ग से आते होंगे, तो उनको पता होगा कि खेती में सुधार करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज यूज करते हैं। तो इसी में ये बताया गया, देखेंगे क्या हम थोड़ा उसमें देख पा रहे हैं। तो खेती में सुधार की जरूरत क्या है, देखेंगे। खेती में सुधार की जरूरत क्या है, इसको हम थोड़ा देखेंगे। क्या? कि अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी, क्या? अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी, तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? आप ये खुद सोचिए, है? अर्थव्यवस्था संकट में है, तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में अस्वस्थ रहेगी, है ना? आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। किसको? कंपनी के जो ज्यादातर अफसर थे ना, इनको ये लगता था क्या, कि जमीन में निवेश करना चाहिए, जमीन में निवेश करना चाहिए, और हमें अपने खेती में सुधार करना चाहिए, है ना। तो ये कंपनी के अफसर को लगता था। यह काम किस तरह किया जा सकता था, ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क चल रहा है। ये काम है, ये जो कंपनी में सुधार, खेती में सुधार करना चाहिए, है ना, तो ये किस तरह किया जा सकता था, ये है। इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली, 2 दशकों तक बहस चली, देखिए, इस सवाल पर। तो आखिरकार कंपनी ने 1793 स्थायी बंदोबस्त लागू किया। भाई 2 दशकों तक बहस चली, उनके मन में ये सवाल आया था क्या, कंपनी के जो ज्यादातर अफसर थे, उनके मन में सवाल आया था क्या, कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। जब जमीन में आप निवेश करोगे, जब खेती में सुधार आएगा, तभी तो हमें रेवेन्यू मिलेगा। भाई अब 1 करोड़ लोग मारे जा चुके हैं, अकाल बहुत हो गया, 1 करोड़ लोग मार चुके हैं। तो इस स्थिति को सोच करके इन्होंने ये अनुमान लगाया। लेकिन इस बात पर 2 दशकों तक इन्हें बहस चली, और 2 दशकों की बहस के बाद उन्होंने क्या निर्णय निकाला, कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया उन्होंने। देखिए, 2 दशकों के बाद 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से, जो ये शर्तें थी ना, इसके हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमीन राजाओं को और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। जो राजा थे, जो राजा लोग थे, जो तालुकदार थे, इनको जमींदार के रूप में मान्यता दे दी गई स्थायी बंदोबस्त में। इस बात पर उन लोगों ने 2 दशक बहस चलाई थी, देखिए, एनसीईआरटी में, है ना। उन्हें किसानों से लगान वसूलने, क्या, उन्हें क्या काम दिया गया था, वो किसानों से लगान वसूलेंगे और कंपनी को राजस्व चुकाएंगे। राजा और तालुकदार को ये काम सब दिया गया, वो किसानों से लगान वसूलेंगे और कंपनी को राजस्व देंगे। मतलब उनके लोगों, मतलब प्रजा के राजा को प्रजा के सामने बड़ा बनाने के लिए देखो क्या तकनीक उन्होंने अपनाई, कि आप लोग हमें राजस्व वसूल करके दीजिए, आप देखेंगे, है ना। तो ये जिम्मा उन लोगों को सौंपा। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। क्या? जो चुकाई गई जो राशि थी ना, स्थायी रूप से तय कर दी गई, भाई आपको इतना ही देना है, चुका करके आप कुछ भी करो, है ना। अब उनको ऊपर एक दबाव दे दिया कि हमको इतने ही पैसे चाहिए, कि उनकी फसल हो या ना हो। अब जिनकी फसल होगी तो वो तो दे देते हैं, जिनकी फसल नहीं हो पा रही, तो वो तो राजा पर गुस्सा करेंगे, देखो ये हमारे राजा थे, देखो ये हमारे राजा है ना, ये हमसे जबरदस्ती छीन रहे हैं। तो वो उनकी नजरों में उनको ही बुरा बना रहे हैं, देखिए उनकी नीति, है ना।
तो जिम्मा सौंपा गया, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि कैसे कर दी, स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसे इजाफा नहीं किया जाना था, मतलब भविष्य में उसका कोई इजाफा नहीं होगा, कोई बढ़ाया नहीं जाएगा। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। अंग्रेजों को लगा इससे हमको क्या होगा, नियमित रूप से कंटिन्यू राजस्व मिलता रहेगा, और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्चे का प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कि जो जमींदार हैं जमीन में जो सुधार करेंगे उनको क्या होगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, लगता था कि राज्य की ओर से जो राजस्व की मांग है ना वो तो बढ़ेगी नहीं, है ना। इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादों से फायदा में रहते थे। अब उन्हें जमींदारों को यह लगता था कि राज्य की तरफ से जो भी राजस्व लिया जा रहा है वो निश्चित एक रूप से निश्चित किया गया है कि हमें इतना ही देना है। लेकिन अगर जब किसानों की फसल जब अच्छी होती थी तो उनसे जो फायदा होता था ना तो वो तो जमींदार अपने पास रख लेते थे, क्योंकि उन्हें तो निश्चित रूप से देना है ना। तो आप समझ सकते हैं। तो बंगाल के रैयतों पर बंगाल के रैयतों पर कोल बुकर का कथन ये थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा, है ना। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, समस्या। समस्या ये थोड़ा जब हो जाएगा तो इसको पढ़ लेंगे बाद में, है ना। तो देखिए क्या समस्या थी। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। अब जो स्थायी बंदोबस्त था इसने भी समस्या पैदा कर दी कि कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। तो समस्या ये आ गई कि जो भी जमींदार है वो जमीन में सुधार करने के लिए खर्चा नहीं कर रहे, उन्हें जो प्रॉफिट हो रही होगी या वो कर रहे हैं वो अपने पास रख रहे हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया आगे देखते हैं। तो असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज्यादा था कि उसे उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी, मतलब बहुत बड़ा राजस्व तय कर दिया था उन्होंने, जिससे जमींदार उसको चुका नहीं पा रहे थे। इसलिए वो जमीन में खर्चा जमींदार नहीं कर पा रहे थे, है ना। जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था। भाई ज्यादा राजस्व देना है तो जमींदार कहाँ से लेके आए, और जिसके खेत में हुआ ही नहीं तो वो कहाँ से दे, है ना। उनको मार रहे हैं पीट रहे हैं, क्या मारोगे पीटोगे लेकिन देंगे कहाँ से, है ना। तो वही बात है। उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। उसकी जमींदारी, जो जमींदार राजस्व देने में विफल हो रहा है, राजस्व नहीं दे पा रहा है, तो उसकी जमींदारी को छीन लिया जाता था, है ना। और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। इस तरह से जो जमींदारियां थी उनको क्या करती थी कंपनी, नीलाम कर देती थी। देखेंगे 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। देखेंगे 19वीं सदी के जो पहले दशक थे ना तब तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। बाजार में जब उनकी कीमतें बढ़ेंगी तो क्या होगा, धीमे धीमे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया। भाई कीमत बढ़ी, विस्तार हुआ क्या, तो जमींदार को जो आमदनी थी उसमें सुधार आया। लेकिन कंपनी को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो कंपनी कुछ फायदा नहीं तो फिर क्या करी, कंपनी उस कुछ नया रूल लाएगी, है ना। तो कंपनी को उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। कंपनी ने तो हमेशा के लिए क्या किया, राजस्व तय कर दिया। अब राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, तो लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब देखिए, लेकिन उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गवा चुके थे। बंदोबस्त जो हुआ था उसकी शुरुआत में कुछ लोगों ने तो अपनी जमीन गवा दी थी। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और बिना निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। उनको क्या, उनको आमदनी की उम्मीद दिख रही थी। देखेंगे जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी, है ना। दूसरी तरफ देखेंगे कि गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दे रही थी। गांव में जो किसान थे तो उनको ये व्यवस्था कैसी थी, ये लग रही थी उनको दमन दमन हो रहा है इसका। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था। किसान जो लगान देते थे कैसा था, वो बहुत ज्यादा था। और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। इतना ज्यादा लगान दे रहे हैं और फिर भी उनका अधिकार नहीं सुरक्षित है उस पर जमीन पर। अब देखेंगे
लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। महाजन से वो कर्जा लेते थे। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। कर्जा नहीं दे पा रहे तो क्या होगा, और जमीन से बेदखल कर दिया, है ना। इससे थोड़ा आगे का जो छूटा हुआ है उसे हम कवर कर लेते हैं यहाँ पर। ये गतिविधि में थोड़ा पढ़ेंगे क्या लिखा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोलबुकर बंगाल के उप पट्टेदारों की स्थिति पर इतने चिंतित हैं। पिछले पन्नों को पढ़कर संभावित कार्ड बताइए, है ना। तो अब हम थोड़ा ये पढ़ लेते हैं कि बंगाल के रैयतों पर कोलबुकर का कथन क्या है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। बंगाल के रैयतों पर, बंगाल के बहुत सारे गांव में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। जो कई ताकतवर रैयत थे ना, रैयत, वो खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे, मतलब उन लोगों को पट्टे पर जमीन दे दी और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। जमीन दे दी पट्टे पर, उनसे लगान ले लिया भारी, है ना। 1860 में एच टी कोलबुकर ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की है। क्या बयान की है देखते हैं। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों बीज आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे या काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। ये कहा है, ये लोग कभी अपने कर्ज से बाहर नहीं निकल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। ना ही उन्हें अपनी हालात सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती थी। ये स्थिति थी उस समय, ये स्थिति थी उस समय। अब महाल देख लीजिए, महाल क्या कहा है इसमें। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। ब्रिटिश जो राजस्व दस्तावेज है ना, तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी, है ना। क्या थी, एक राजस्व इकाई थी। देखेंगे, थोड़ा हटा देते हैं ये। महाल एक राजस्व इकाई थी ब्रिटिश राजस्व के दस्तावेजों में। तो एक महाल एक राजस्व इकाई थी। ये एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। महाल क्या होती थी, गांव का एक समूह होती थी, या गांव, एक गांव को बोलते थे ना। तो एक नई व्यवस्था, इसको थोड़ा जान लेते हैं क्या है एक नई व्यवस्था। एक नई व्यवस्था है, क्या है और जान लेते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था, कंपनी के जो बहुत सारे अधिकारी थे उनको इस बात का यकीन हो गया था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जो राजस्व का जो बंदोबस्त किया है ना हमने, उसमें दोबारा से बदलाव लाना है। लोगों को मालूम पड़ा, अंग्रेजी अंग्रेजी अधिकारियों को, है ना। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करने करके काम कैसे चला सकती है। मैंने कहा अगर हमें अपने शासन चलाने के लिए और अधिक पैसों की जरूरत है तो हम स्थायी बंदोबस्त लगा करके कैसे हम अपना काम कर सकते हैं, कैसे हम अपने खर्चे पूरे कर पाएंगे। तो फिर हमें इसको बदलना जरूरी है, तो ये इन्होंने कहा ना। तो बंगाल प्रेसिडेंसी, है ना, के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। इसमें लिख दिया है ना। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की थी। किसने, होल्ट मैकेंजी नाम के जो नए एक अंग्रेजी थे, उन्होंने क्या, एक नई व्यवस्था लॉन्च की। क्या क्या तैयार की, जिससे 1822 में लागू किया गया। एक नई व्यवस्था लागू की 1822 में, क्या की थी, बंगाल के प्रेसिडेंसी की बात हो रही है, बंगाल के प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों की बात हो रही है। इनमें होल्ट मैकेंजी नाम के अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था बनाई जो 1822 में लागू की। तो क्या नई व्यवस्था बनाई उसे देखेंगे। तो मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर उत्तर भारतीय समाज में
एक गांव महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। क्या है? एक गांव महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है उत्तर भारत में। अब देखो उन्होंने गांव को कैसे टारगेट किया, और उसको बचाए रखना चाहिए, है ना, उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव गांव का दौरा किया। के आदेश पर क्या किया? कलेक्टरों ने गांव गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की उन्होंने, खेतों को मापा और विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को दर्ज किया। विभिन्न समूह के जो रीति रिवाज थे उनको दर्ज किया, और गांव के एक एक खेत का अनुमानित राजस्व को जोड़कर, गांव के जो एक एक खेत थे ना, उनके अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जैसे माहल बोला है, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। देखिए अब कैसे उन्होंने गांव को टारगेट किया। स्थायी बंदोबस्त के बाद क्या आ गया? माहौल, है ना, उन्होंने अपना चेंज कर दिया, चेंजेस ला दिए। तो ग्राम समूह क्या होगा? माहौल से राजस्व वसूलने लगे, है ना। गांव गांव गए उन्होंने, जिला कलेक्टर को आदेश दिया। किसने किसने दिया आदेश? जिला कलेक्टर को, ऑल्ट मैकेंजी ने। 1822 में ये व्यवस्था लागू की थी, है ना। तो कलेक्टरों ने गांव गांव का दौरा किया, है ना, उनकी रीति रिवाजों को देखा और जमीन की जांच की, और क्या किया? उसके आधार पर उन्होंने अनुमानित राजस्व को गांव के हिसाब से देख लिया। इतने गांव में इतना राजस्व बनता है, और गांव का एक मुखिया होगा, वो हमको राजस्व देगा, और वो मुखिया उनसे, किसानों से राजस्व को एकत्रित करेगा। ये उन्होंने बनाया, बताया था। इस राजस्व को स्थानीय रूप से तय नहीं किया गया। इस राजस्व को इस राजस्व को सॉरी इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। मतलब स्थायी रूप से नहीं तय किया गया, उसमें यह किया गया कि हम इसमें समय समय पर बदलाव कर सकते हैं, है ना। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदारी के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। जमींदार नहीं देगा, अब गांव का मुखिया देगा, है ना। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। आपको मालूम पड़ गया कि महालवारी बंदोबस्त कैसे हुई, है ना। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का ये फायदा है, चीजें हम कैसे सीख रहे हैं, हम चीजों को कैसे कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं। और हमारे इस अध्याय को पढ़ने से, ये हमारा नहीं, ये आप लोगों का अध्याय है, ये एनसीईआरटी आप लोगों की है, अधिकारी आप लोग ही बनेंगे, है ना। आप इसे अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे तो हमको बहुत खुशी मिलेगी। और थोड़ा कमेंट में लिख दिया करेंगे कि हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है ना। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। इससे क्या होगा? फायदा होगा, क्योंकि आपकी एग्जाम नज़दीक आती जा रही है, और ये हर एग्जाम में फायदा करेगा, मैंने आपको बता दिया। तो हम महालवारी बंदोबस्त समझ गए, है ना, कैसे कैसे क्या हुआ। अब मुनरो व्यवस्था देख लेते हैं। कौन सी व्यवस्था? मुनरो व्यवस्था क्या होती है, इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा, है ना। कब? जहाँ दक्षिण भारतीय इलाके हैं ना, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त की, वहां पर भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। अब नई व्यवस्था क्या है? वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार, क्या, रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। दक्षिण भारत में वहां जो स्थायी बंदोबस्त था, तो उसको बदलने के लिए दक्षिण भारत में क्या, एक नई व्यवस्था अपनाई, जिसे हम क्या, रैयतवार या रैयतवाड़ी बोला गया, है ना। तो कैप्टन अलेक्जेंडर, कौन कैप्टन? अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद, टीपू सुल्तान के साथ जो युद्ध चले उसके बाद, कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को अंजाम अजमा कर भी देख लिया। क्या हुआ? जो टीपू सुल्तान के साथ जो युद्ध हुए, जो युद्ध में टीपू सुल्तान के क्षेत्र जो अंग्रेजों ने जीते, तो उन क्षेत्रों में इनको अजमाया था। किसको? ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को अजमाया था उन्होंने, है ना, अजमा कर भी देख लिया। तो टॉमस मुनरो
ने इस व्यवस्था को विकसित किया। किसने किया? टॉमस मुनरो ने विकसित किया, और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। क्या हुआ? धीरे 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 पूरे दक्षिण भारत पर यह रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी गई, है ना, टॉमस मुनरो ने। और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ युद्ध किया, आपको पता है ना? तो आप चीज सीख सकते हैं यहाँ से। रीड और मुनरो को लगता था, अलेक्जेंडर रीड, देखो, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। उनको ये लगता था कि दक्षिण में जमींदार परंपरागत नहीं थे। इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों, इसलिए क्या तर्क था? इसलिए उनका तर्क यह था कि आप सीधे किसानों, यानी किसान बोलते रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। हमें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। क्या है? जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। ये रीड, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो को ये विचार थे, है ना, दक्षिण भारत के किसानों के प्रति। उन्होंने कहा कि वहां के किसान परंपरागत नहीं है, लेकिन वो पीढ़ियों से जमीन करते आ रहे हैं, तो हम उनसे ही अपना राजस्व वसूल लेते हैं। उन्होंने ये अपना विचार दिया। तो राजस्व का आकलन, राजस्व का आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। तो कहा कि राजस्व वसूलने से पहले क्या करेंगे? उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से क्या करेंगे? सर्वेक्षण करेंगे। और मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। यह अंग्रेजों का मानना था। इसका मुनरो का मानना था। मुनरो को यह मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ से आपके मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, यही क्वेश्चन पूछ सकता है आपके मेंस में, किसी भी एग्जाम में, चाहे स्टेट बीसीएस का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो। यहाँ से फ्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए कैसा चीजों को बखान किया है। हम हर शब्द को समझ रहे हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ी इसीलिए रहे, समझने के लिए। अब जब आपकी समझ विकसित हो जाएगी ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो थोड़ा ये चित्र लग गया ना, ऊपर ये देख लेते हैं। ये चित्र है, ये मद्रास के जो गवर्नर है टॉमस मुनरो, उनका चित्र है, जो उनका कार्यकाल रहा है 1819 से लेकर 1826, है ना, 1819 से लेकर 1826 टॉमस मुनरो का कार्यकाल रहा है, जो मद्रास के कहाँ थे? मद्रास के गवर्नर थे। आप देख सकते हैं इनको, है ना, ये, है ना। अब गतिविधि थोड़ा देख लेते हैं। गतिविधि क्या है? कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के प्रतिनिधि की हैसियत से कंपनी शासन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दिशा पर एक रिपोर्ट इंग्लैंड भेज रहे हैं। तो रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे, ये थोड़ा आपके लिए है ना। अब आगे से मैं इन चीज़ों को नहीं पढ़ा करूंगा, क्योंकि इनमें टाइम वेस्ट होता है और पूछ भी नहीं जाते, लेकिन ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको लगता है कि हम थोड़ा उसको लिंक कर सकते हैं अपने स्तर पे ना, सोच सकते हैं, तो इसलिए समझ सकते हैं। सब कुछ ठीक नहीं था। अब सब कुछ ठीक नहीं था, कैसे नहीं था, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। देखिए, नई व्यवस्था लागू होने के बाद, नई व्यवस्था थी, तो नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। कुछ साल के भीतर क्या हुआ? उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी, ये व्यवस्था लागू होने के कुछ महीने बाद, है ना, सॉरी, नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज के कुछ साल के भीतर जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर लिया था। क्या हो गया? आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। फिर क्या हुआ? किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। जब ज्यादा राजस्व हो गया तो किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे। रैयत गांव से भाग रहे थे। रैयत किसानों को बोला गया है ना, तो रैयत कहाँ से? रैयत गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए, है ना। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी, आशावादी जो अफसर थे उनको उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न
उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अधिकारियों को ये लग रहा था कि हमारी जो नई व्यवस्था ये है कि किसानों को क्या कर देगी, उद्यमशील बना देगी, किसान संपन्न हो जाएगी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। क्यों नहीं हुआ, है ना? इसका थोड़ा देखेंगे, जब इसमें दिया होगा तो पढ़ेंगे ना। अब यह है यूरोप के लिए फसलें। अब यूरोप के लिए क्या क्या फसलें थी वो देखेंगे। यूरोप के लिए फसलें, इनको हम पढ़ लेते हैं। क्रॉप्स। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया, क्या महसूस किया, कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं, है ना? सही फसलें पैदा की जा सकती है यूरोप की जरूरतों के हिसाब से, उन्हें ऐसा लगा। तो 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। 18वीं सदी की जो आखिरी डेट थी या आखिरी समय था, तब तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया इन्होंने। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। 150 साल तक, है ना? किसी न किसी भाग में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को अंग्रेज मजबूर करते रहे। देखेंगे बंगाल में पटसन के लिए, बंगाल में पटसन उगाओ बंगाल में, है ना? असम में आप चाय उगाइए, है ना? संयुक्त प्रांत जिसे हम वर्तमान में उत्तर प्रदेश बोलते हैं, इसमें आप गन्ना उगाइए। पंजाब में आप गेहूं उगाइए, और महाराष्ट्र व पंजाब में कपास का वो था, दुबा, है ना? और मद्रास में चावल उगाइए। ये कैसे किया? ये भिन्न भिन्न क्षेत्र है देश के, तो उनके लिए बताया गया है। तो अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। अंग्रेजों को जो जरूरी फसल लगी उनको उगवाने के लिए किसानों से उन्होंने कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह से समझते हैं। वो क्या फसल है, उसके उत्पादन कैसा होता है, हम उसको ही थोड़ा समझेंगे, है ना? आप इसमें एक चित्र नहीं आया, इसमें एक चित्र नहीं आया, है ना? ये थोड़ा ब्लैंक रह गया ना, ये इसमें एनसीईआरटी में है ही नहीं है। अ, इस पीडीएफ में चित्र 5 एक कलमकारी छाप 20वीं सदी भारत की है ना? और मॉरिस कॉटन छाप 19वीं सदी का उत्तरार्ध इंग्लैंड है। तो ये छाप हो गई 19वीं सदी की है, और ये 20वीं सदी की है। तो इसमें नहीं दिया गया, है ना? तो समझ लेते फिर भी। देखिए, क्या रंग का भी कोई इतिहास है? जो रंग आप देख रहे हैं, क्या इनका भी कोई इतिहास है? बताइए आप लोग, क्या इनका कोई इतिहास है आपकी नजर में? तो भाई रंग का इतिहास है ना? हर चीज का इतिहास है, लगभग हर चीजों का इतिहास ही है। तो रंग का भी इतिहास है, देखेंगे चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की दो तस्वीर दी गई हैं, एक नहीं दिखाई गई, उसके लिए इसमें कोई मिस्टेक रही होगी, है ना? बाएं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा, कहाँ, जो आंध्र प्रदेश के जो बुनकर है ना, तो आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रही। कैसी कलमकारी छापे दिखाई गई है? जो आंध्र प्रदेश के बुनकर हैं उनके द्वारा। दूसरी तरफ देखेंगे ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, क्या समान है? कि दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। क्या दोनों में जो गहरे नीले रंग है ना, उनका इस्तेमाल किया गया है ना? इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? आज आप लोग या जो बच्चे हैं ना, पेंटिंग करते हैं ना, तो साड़ी की डिजाइन बना लेते हैं। साड़ी डिजाइन आप लोगों ने बनाई हो, मैंने भी बनाई है जब मैं पढ़ता था। तो चित्र बनाते थे ना, कौन सा रंग यूज करना चाहिए, तो वो उन्होंने, ये कारीगर थे, है ना? तो ये कपड़ों पर चित्रकारी कर रहे हैं, और उनके लिए जो यूज रंग है क्या है? नील, है ना? गहरा रंग नील। उसे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं और बार जान लेते हैं कि इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है ना,
वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इंपॉर्टेंट शब्द है कि नील रंग को कहां से निकाला जाता था, नील नाम के पौधे से निकाला जाता था नील को, है ना। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में, 19वीं सदी का जो ब्रिटेन है उसमें बारिश के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग, जो बारिश की जो छापे है ना, इसमें जो इस्तेमाल किया गया जो नीला रंग है ना, वो भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। इस बात की गुंजाइश की इसमें। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। दुनिया में उस समय भारत नील का कैसा था, बड़ा स्रोत था। अब भारतीय नील की मांग क्यों थी, थोड़ा इसको देख लेते हैं। जो नील है ना, उस नील की भारत में मांग क्यों थी वो इसमें देखेंगे। भारतीय नील की मांग क्यों थी, तो हम पढ़ेंगे इसको। कि नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही उगता था। जो भारतीय नील का पौधा है वो ज्यादातर जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना, कर्क और रेखा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, 23.5 डिग्री उत्तरार्ध, है ना, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणार्ध का क्षेत्र है, तो बीच का जो एरिया है ना, उसमें जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, सब देखेंगे। ये हमारा ग्लोब है, हाँ, और ये हमारा जो 0 डिग्री अंश की जो भूमध्य रेखा मान लेते हैं इसको, या विषुवत रेखा मान लेते हैं। तो ये 23.5 डिग्री ये, और 23.5 डिग्री ये। तो इतने बीच में है ना, सूर्य की चमक रहती थी, वो सूर्य की चमक लगातार रहती है। तो ये क्षेत्र होता है हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो जहां पर सूर्य की किरणें रहती हैं। तो इस इलाके में नील की खेती होती थी, उष्ण कटिबंधीय इलाके में। 13वीं सदी तक, कब तक, 13वीं 13वीं सदी तक, 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। कब, 13वीं सदी तक। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। मतलब उस समय क्या होता था, भारतीय नील की जो बहुत बड़ी मात्रा थी ना, वो इन देशों में हो जाती थी, किसमें, इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। लेकिन उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा, मतलब बहुत थोड़ी कम मात्रा यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी, जिस वजह से उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। भाई अब देखो, जो भारतीय नील है उसकी थोड़ी सी मात्रा यूरोपीय देशों में पहुंच रही है, तो क्या होगा वहां पर चीज, वो जो कम मात्रा में पहुंच रही है उसकी चीज क्या महंगी होगी, है ना। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नाम का एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बैंगनी और नीले कलर का जो एक पौधा को मिला, उसका नाम क्या था, बोर्ड नाम का एक पौधा। लेकिन बोर्ड पौधा कहाँ, शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इस इलाके में, शीतोष्ण क्षेत्र इस इलाके में उगता था बोर्ड पौधा। इस इलाके में मान लीजिए, थोड़ा हमने ग्लोब छोटा बनाया है, तो मानेंगे जैसे कि, तो ये हमारा मान लेते हैं थोड़ा, ये ग्लोब है। तो अ, इस तरह मान लीजिए यहाँ यहाँ पर उगता था बोर्ड नाम का पौधा, मतलब कुछ थोड़े से ठंडे इलाके में, है ना। तो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, ठंडे इलाके में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से ये मिल जाता था। बोर्ड नाम का पौधा यूरोप में क्या होता था, आसानी से मिल जाता था, है ना। तो उत्तरी इटली, उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्से में यह पौधा उगता था। तो ये मतलब कई देशों में ये पौधा मिल जाता था। तो नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान, जो नील के साथ जो भी कंपटीशन होती थी, प्रतिस्पर्धा होती थी भारतीय नील के साथ, उससे यूरोप परेशान हो गया। तो परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला। जो बोर्ड उत्पादक थे ना, उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव डाला, क्या,
कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दे। जब नील के आयात पर पाबंदी लग जाएगी तो जो बोर्ड नाम से जो भी नील बन रही है ना उस पौधे से, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इन्होंने अपनी सरकार पर दबाव डाला था। लेकिन ये बागान क्या है इसको देखेंगे। एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। बागान क्या है, एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था, जैसे कॉफी हो गया, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है ना। उनको हमने पढ़ लिया। तो बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि नील के आयात पर आप प्रतिबंध लगा दीजिए, है ना, या पाबंदी लगा दें। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे, लेकिन जो कपड़ों की जो रंगाई करते थे तो वो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था। नील से क्या होता था, भारतीय नील से चमकदार नीला रंग मिलता था, है ना। और जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान था और फीका होता था। लेकिन भारत का जो नील था उसका रंग कैसा था, चमकदार नीला रंग मिलता था भारतीय नील से, है ना, भारतीय नील से। लेकिन जो बोर्ड नाम का पौधा था उससे रंग कैसा था, बेजान था, मतलब अच्छा रंग नहीं लगता था उनको, फीका लगता था। तो 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने, कब, जैसे जैसे जैसी जैसे 17वीं सदी आई, जैसे जैसे 17वीं सदी आती गई तो यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने क्या किया, नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। उन्होंने कहा कि सरकारों से कि नील की जो आयात पर जो पाबंदी लगी है आप उसमें थोड़ा ढील दीजिए, है ना, थोड़ा उनको जो पाबंदी को थोड़ा हटा लीजिए। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील, पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे और फिर यहाँ पर नील की खेती होने लगी। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए। उत्तरी अमेरिका में, है, वहां नील के बागान सामने आ गए। आगे देखेंगे, 18वीं शताब्दी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई थी। लेकिन जब जैसे 18वीं शताब्दी आखिरी दौर आया तो उस समय भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। फिर आगे क्या होता है, ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो गया। उस समय फिर क्या हुआ कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो गया, है ना। और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। क्या हुआ, उससे क्या हुआ, कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब कपास ज्यादा होगा, कपड़ा बनेगा तो क्या होगा, उसके रंगने के लिए रंग चाहिए, तो रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, क्या हुआ, जब नील की मांग बढ़ी तो उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो आपूर्ति मिलती थी ना, सप्लाई जो मिलती थी, वो कई कारणों से बंद हो गई। तो 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। क्या हो गया, दुनिया का नील उत्पादन कैसा हो गया, आधा हो गया। ब्रिटेन के रंगरेज ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। अब वो नील के लिए क्या कर रहे थे, किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। ये नील कहाँ से मिल सकता था, उनको दिमाग में क्वेश्चन आया कि नील है ना, ये नील कहाँ से मिल सकता था, ये बात है। तो आप देख सकते हैं आपकी एनसीईआरटी आपको हर तरीके से एक एक एंगल में विस्तार से समझा रही है आप लोगों को। आप समझ पा रहे होगे और मैं आपको समझा पा रहा हूँ, है ना। जैसे एडवांस पढ़ाते हैं ना, उस हिसाब से आपको एनसीईआरटी को रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो पढ़ तो लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं तो चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करेंगे, है ना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए लोगों में। इससे क्या होंगे, लोग इसे ज़्यादा देखेंगे।
और अभी क्या है कि एक तरह से हमें आप लोगों की सपोर्ट है, क्योंकि हम आपको अच्छा बेहतर दे सकेंगे इससे। और आप कमेंट में कुछ बताएंगे कि क्लास अच्छा लग रहा है ना, या उसमें कोई कमी होती है उसे आप बताइए, है ना, उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और वैसे तो हम अपनी तरफ से 100% अच्छा कर रहे हैं। बाई चांस आपको लगता है कि ये कमी है तो आप बताइए, बेझिझक बताइए, क्योंकि हम आपको 100% श्योर, 100% बिल्कुल एकदम प्योर देना चाहते हैं। कोई मिलावट नहीं, कोई मिक्स नहीं, जैसा दिया गया वैसा पढ़ा रहे हैं हम आपको, है ना, उसी को शब्दों को बखान कर रहे हैं, विस्तार दे रहे हैं हम उसको। और ये क्लास अगर पसंद लगती है तो आप इन्हें, जो आपके जो बच्चे हैं क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, या 7th में पढ़ रहे हैं, या 8 में पढ़ रहे हैं, या 9th में, 10th में, 11th में, या 12th में पढ़ रहे हैं, या बीए कर रहे हैं, है ना, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट पीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि इनको देख करके उनके दिमाग बढ़ेगा। अभी तो इसमें लेक्चर और बढ़ेंगे। आप ये नहीं बोलिए कि सर ये क्या हो रहा है, मतलब आपको अभी और ज़्यादा मटेरियल मिलेगा, है ना। पहले आप इतना संभाल लीजिए अपने इतिहास को। इतिहास थोड़ा ज़्यादा लेंदी वैसे होता है समझने के लिए, क्योंकि इसकी भूमिका भूमिका भी बहुत बड़ी आती है। अगर आपका इतिहास कवर नहीं है ना, तो चीज़ों को लिंक नहीं कर पाएंगे यार, आप चीज़ें आप जोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इतिहास कवर किया जा रहा है। तो आप इससे ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। तो आप थोड़ा बचा है, ये पढ़ लेते हैं। तो हमने कहा थोड़ा आप पानी वानी रखेंगे, क्योंकि आप चीज़ें संभालने वाले हैं भाई। आप चीज़ों को संभालेंगे, आप जिला देखेंगे, है ना। कोई आईएएस बनेंगे, कोई आईपीएस बनेंगे, कोई आईआरएस बनेंगे, कोई स्टेट पीसी के थ्रू एसडीएम वगैरह या डीएसपी वगैरह ये बनेंगे, है ना। और जो भी नौकरियां आप वो संभालेंगे जाके, है ना, क्योंकि आप लोग भविष्य बनाने वाले हैं। आपके द्वारा ही भविष्य का निर्माण होगा। इसलिए आप लोगों पर हमारी उम्मीद टिकी हुई है। आप हमारी उम्मीदों को मत तोड़िए, है ना। हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं इसको, है ना, क्या लिखा हुआ है। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। भारत में जो ब्रिटेन की जो दिलचस्पी बढ़ रही है ना, उसको देख रहे हैं कि भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी कैसे बढ़ रही है ना। क्या वजह है जिससे ब्रिटेन की भारत में दिलचस्पी बढ़ रही है। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए, यूरोप में जैसे नील की मांग बढ़ रही है उसको देखते हुए, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी भी, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या कर रही है, भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। उन्हें पता चला कि जैसे ही नील की मांग बढ़ रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मुनाफे फायदे के लिए भारत में नील की खेती करवाना चाहती है। ये कहने का मतलब है। तो उसके लिए क्या कर रही है, रास्ते ढूंढ रही है। अब देखेंगे। तो 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। 18वीं सदी की जो आखिरी दशक है ना, उसी से क्या हुआ, बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। बंगाल में जो नील पैदा होता ना, वो दुनिया के बाजार पर छा गया था। क्यों छा गया था, बंगाल का नील इतना फेमस क्यों हो गया था, क्योंकि बंगाल का नील, बंगाल की जो भूमि है ना, उसकी उर्वरा शक्ति अधिक है। और नील की जो पौधा होता है, उसकी जड़ें गहरी जाती है, वहां से वो अपनी उर्वरता को, पोषक तत्वों को खींचती रहती है। और वो पोषक तत्व कहाँ है, बंगाल में, क्योंकि वहाँ विभिन्न नदियां करके गिरती है ना, वही है। तो 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। कितना था, 30%, ओनली 30%, लगभग, संभवतः अनुमानतः है, ऑलमोस्ट 30% हिस्सा था। भारतीय नील का हिस्सा केवल कितना था, 30% था। जो ब्रिटेन द्वारा आयात की गई नील है ना, उसमें भारतीय नील का 30% हिस्सा बहुत बड़ा हो गया। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95%, यानी 95% हो चुका था। मतलब इतनी भारतीय नील की डिमांड बढ़ गई थी। ये हिस्सा 1810 में 95% हो गया। देखिए, है ना। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, वैसे क्या हुआ, कंपनी के अफसर और व्यापार कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। कंपनी के जो भी अफसर थे, जो भी व्यावसायिक एजेंट थे, वो नील के उत्पादन में क्या करने लगे थे, पैसा लगाने लगे थे भाई साहब। जब 95% किसी देश की उत्पादन की डिमांड हो तो क्या होगा, वही चीज अपनाएंगे।
समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी थी। देखिए मेरे साथ क्या हुआ, नील के कारोबार पर व्यापार पर ध्यान देने के लिए उन्होंने कंपनी की नौकरी छोड़ दी थी उन लोगों ने, है ना। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए। भाई मुनाफा, मतलब मुनाफा मिले, पैसा आए, उसकी उम्मीद में क्या हुआ, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग क्या हुआ है, भारत में आ गए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। क्या किया, उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उनके पास क्या नहीं था, नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्ज देने को तैयार रहते थे। मतलब जो लोग जो बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, उसके लिए बैंक वगैरह ये कंपनी वगैरह इनको कर्ज देते थे, कर्ज दे दिया, भाई लो कर लो, है ना, बस नील उगाओ। तो वही बात है ना। अब थोड़ा हम इसको पढ़ लेते हैं, चित्र को देखिए आप लोग, चित्र है इसको थोड़ा देख लेंगे, फिर हम उसको चित्र में क्या लिखा है इसके बारे में पढ़ लेंगे, है ना। चीज देखने से थोड़ा क्लियर हो जाती है। देख लिया आप लोगों ने, चित्र 7 इसको पढ़ लेंगे कि सेंट नामिंग्यू में गुलामों की बगावत अगस्त 1791, जनवरी स्कूहदोल्स्की का चित्र है ये, है ना। स्कूहदोल्स्की का चित्र है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंग्यू में नील और चीन का नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया था। इसका, नील का और चीनी का। और आगे देखते क्या लिखा है, इन बागानों में, है ना, इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। तो अफ्रीकी गुलाम तो क्या हो गया, 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बगान जला दिया, क्या कर दिया, उन्होंने बगान को जला दिया, बगान मतलब जला दिया उन्होंने बगान को। बगावत जो बगावत बोलते हैं उस पर ये आ गए। अपने धनी मालिकों को उन्होंने मार डाला। देखिए कैसे उन्होंने बगावत की थी। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी थी। 1792 में जो फ्रांस ने अपने उपनिवेश थे ना, उनमें क्या क्या किया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया फ्रांस ने। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। क्या हो गई, इन घटनाएं जो हुई थी तो कैरिबियाई में जो द्वीप, वो कैरिबियाई में जो द्वीप में नील की खेती होती थी ना, वो ठप हो गई, बंद हो गई। ये आपने इसमें देख लिया। और अब थोड़ा हम इसमें ये देखते हैं ना, आपको पता है कि हम एस हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें कुछ शब्द ऐसे लिखे होते हैं जो पढ़ने में थोड़ा कठिन टाइप के लगते हैं, है ना। तो थोड़ा और दाएं बाएं अगर हो जाता है तो उस पर थोड़ा गौर ना करें, क्योंकि हम अपना काम, हम अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, हमें अपनी पढ़ाई से मतलब है। क्योंकि जवान है, हार्ड मास की है ना, तो थोड़ा बहुत हो जाता है, आप समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि नील की खेती कैसे होती थी, है ना। नील की खेती कैसे हो सकती थी उसको देखेंगे कि नील की खेती को दो मुख्य तरीके थे। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, कौन कौन थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन नील का उत्पादन करते थे, ना? इसमें क्या करते, बागान खुद अपनी निजी जमीन पर नील उगाते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से भी जमीन भाड़े पर ले लेते थे, उस पर ये नील करते थे, है ना। और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे, है ना? अब निज खेती की समस्या क्या है उसको हम देख लेंगे। क्या समस्या निज खेती की, बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल, बागान मालिक है ना, उसकी जो निज खेती है का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। क्या मुश्किल आ रही थी, नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी, यह समस्या थी। इस पर उपजाऊ खेती पर ही नील की खेती की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी, और जहाँ उपजाऊ जमीन है तो वहां पर क्या आबादी पहले से ज्यादा रह रही होगी, है ना। तो यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे, तो जमीन उपजाऊ खेत है, उपजाऊ जमीन है।
आबादी ज़्यादा है तो छोटे मोटे खेती तो उनके हाथों में लगेंगे, है ना। जब आबादी ज़्यादा है, उपजाऊ खेत हैं, तो छोटे मोटे खेती तो होंगे, जिसके ज़्यादा खेती तो कम होंगे। तो नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। अब क्या करते हैं, नील की खेती करनी है तो उसके लिए जो भूखंड थे ना, उनका हिस्सा उन्हें बड़े बड़े चाहिए थे, है ना। इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी, बड़े बड़े भूखंड कहाँ से आए, है ना। वहाँ जमीन, जो लोग रह रहे हैं उनके पास जमीन तो छोटी छोटी है, और बड़ी बड़ी जमीन कहाँ से आए। तो उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए। तो नील की फैक्ट्री थी ना, तो नील की फैक्ट्री के आसपास जो पट्टे पर जमीन उपलब्ध थी उसको लेने का उन्होंने प्रयास किया। वहां के किसानों को हटवा दिया, इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। अब जो वहाँ किसान रह रहे हैं, है ना, जो फैक्ट्री उसके आसपास किसान अपना नील की खेती कर रहे हैं या कोई और फसल उगा रहे हैं वहां पर, अब वहां से उन्हें हटाएंगे तो टकराव तो पैदा होगा। हाँ, तो उनके क्या टकराव तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। मजदूर का इंतजाम इतनी जल्दी कहाँ से कर लेंगे, मजदूरों का इंतजाम ऐसे जल्दी कहाँ से हो जाएगा। तो बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। अब बड़े बड़े खेत चाहिए, है ना, तो क्या होगा, उनके लिए ज्यादा मजदूर चाहिए। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब धन की किसान धन की खेती में व्यस्त रहते थे। धन, ये धान होगा यहाँ पे, है ना, धन नहीं, थोड़ा मिस्टेक है इसमें एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। ये धन तो नहीं होगा, धन की खेती नहीं होती, धान की होती है। ये आप यहाँ धान कर लीजिए, है ना। हम्म। अब गुलाम क्या होता है, ऐसा देख लेते हैं गुलाम शब्द को। ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होती थी, दास स्वामी है, वो उसकी संपत्ति होती थी, और गुलाम के पास कोई आजादी नहीं होती थी, उसे अपने मालिक के लिए ही काम करना होता था। वो आपका यहाँ पे गुलाम बता दिया है, आगे देखेंगे। और बीघा क्या होता है, देखेंगे। बीघा जमीन की एक माप, ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार, एक जमीन की जो एक माप है ना, क्या, जमीन की एक माप, है ना, जमीन की एक माप ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। ब्रिटिश शासन था ना, उससे पहले बीघे का जो आकार था कैसा होता था, अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ कर दिया गया। बंगाल कितना कर दिया, क्षेत्रफल इसका करीब 1/3 एकड़ कर दिया गया। इसने आपको बीघा की परिभाषा आपके एनसीईआरटी ने आपको बता दी। अब इससे पहले कहाँ थे, है ना। तो उस समय क्या होता था, धान की खेती में लोग व्यस्त रहते थे उस समय, नील की खेती के लिए मजदूर चाहिए, तो भाई मजदूर आए कहाँ से, मजदूर लाने की समस्या हो गई। इधर उसकी उनको चाहिए प्रॉफिट, है ना। तो क्या हुआ, देखिए, बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत होती थी। अब उसके लिए क्या, बहुत सारे हल चाहिए, बहुत सारे बैल चाहिए, है ना। अब बड़े पैमाने पर जो निजी खेती करेंगे उसके लिए बहुत सारे हल, बहुत सारे हमें बैल चाहिए। तो 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए। अगर 1 बीघा आप नील की खेती कर रहे हैं उसके लिए हमें 2 हल चाहिए। इसका मतलब यह हुआ था कि अगर किसी बगान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है, किसी जो बगान मालिक है उसके पास अगर 1000 बीघा जमीन है, तो उसे 2000 हलों की जरूरत करनी पड़ती थी। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। भाई 2000 हल बहुत हो गए, उनको खरीदोगे उसके लिए पैसा, उसका मेंटेन करोगे उसका पैसा, है ना, तो उनके लिए बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। अब किसान कितना हल रखेंगे अपने पास, तो उन्हें अपने लिए ही इन चीजों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। अब जिस टाइम पर नील की खेती के लिए हल चाहिए, उसी समय उसकी खेती हो रही है चावल की, धान की, तो उसमें भी हल बैल चल रहे हैं, तो अब आए कहाँ से, ये समस्या है। आगे देखते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक बगान मालिक निज खेत का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। क्या हुआ कि 19वीं सदी के आखिर तक बगान मालिक जो निज खेती था, तो उसके क्षेत्रफल फैलाने के लिए कैसे थे, हिचकिचाते थे। समस्या आपको पता है क्यों हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार
वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। फिर क्या देखेंगे, नील की पैदावार के लिए जो नील की खेती है उसकी जो जमीन है वो 25% से भी कम आती है। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी, है ना। तो अब देखेंगे किस तरह की समस्या उन्होंने झेली होगी। तो आपको ये अगर मिल जाए ऑप्शन में या क्वेश्चन आ जाए, क्या नील की खेती को धान की खेती के वाली सीजन में ही उगाया जाता है ना। तो आपने अगर इस क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाता है तो आप उसे कर ले जाएंगे। मैं देखेंगे रैयतों की जमीन पर नील की खेती, अब इसे देख लेते हैं। रैयतों की जमीन पर नील की खेती, इसको देख लेते हैं। देखिए, रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध, अनुबंध क्या बोलते हैं, सट्टा करते थे। क्या करते थे, एक अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो गांव के मुखिया है ना, उनको क्या करते थे, रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से नगद कर्ज मिल जाता था। जो बगान मालिक है ना, उनसे नगद कर्ज मिल जाता था नील की खेती करने के लिए। हाँ, अब देखेंगे, कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। अगर तुमने कर्जा लिया है, जो आपके पास जो जमीन है उसके 1/4 हिस्से पर यानी 25% भाग पर आपको नील की खेती करनी है। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे। जो बगान मालिक थे क्या करते थे, बीज को और उपकरण जो भी लगते थे उसको क्या करते थे, मुहैया कराते थे, है ना। जैसे क्या वो नील की खेती की जा सके। बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर था। किसके ऊपर था, काश्तकारों के ऊपर था। आगे देखेंगे, जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी। जब कटाई के बाद जब फसल जो बगान मालिक थे उनको जब सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। आप उन्होंने फसल सौंप दी तो बगान मालिक रैयतों को, इन किसानों को नया कर्जा दे देते थे और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। वही चक्र, है ना। तो ये चित्र दिखाया गया, इसमें देखेंगे आप लोग क्या है। चित्र देखिए कि चित्र 8 है। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए, है ना। भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। जिसमें अधिकांश जो नील की खेती है उसकी कटाई क्या कर रहे हैं, पुरुष लोग ही कर रहे हैं, स्त्री नहीं कर रही। अधिकांश लोग पुरुष ही कर रहे हैं, है ना। अब चित्र ये है, इसको देखेंगे क्या, कि खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों का गट्ठर। जो नील के पौधों का जो गट्ठर है ना, ये ये खेतों से फैक्ट्री तक लाए जा रहे हैं। खेतों से फैक्ट्री तक लेके आ रहे हैं इनको। आगे देखेंगे, अब नील का उत्पादन कैसे होता था। नील का उत्पादन कैसे होता था, देखो ये फैक्ट्री लग रही है ना। और ये पौधे हैं अलग अलग, इसमें आप देखेंगे। तो अब इसको थोड़ा पढ़ ही लेते हैं ना, जब आया तो उसको पढ़ लेते हैं। ये बीटर बाट है, क्या है, ये दिखाया गया क्या है, ये बीटर बाट। और ये किडवन होद हो गया, किडवन होद। तो देख लेते हैं कि नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना है। एक कारखाना दिखाया गया इसमें, है ना। क्या ये कारखाना, तो विलियम सिम्पसन का ये चित्र है। 1863 की ये बात है, इसमें वो इसमें दिखाया गया है ना? तो थोड़ा देख लेते हैं। इस चित्र में देखेंगे कि नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढोकर लाती थी। नील के जो पौधे हैं, जो हौद हैं, वहां तक औरतें ही ढोकर ले जाती थी, ये दिखाया गया है। तो देखेंगे, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा, कि नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे, है ना। तो नील गांव है ना, आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वेट्स बोलते हैं यानी हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। 3 या 4 कुंड चाहिए उसके लिए, उनकी जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग अलग काम होता था। तो नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। आगे देखेंगे, जब पौधे किण्वित हो जाते थे, है ना, तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। क्या, जो द्रव है ना उसमें उसमें बुलबुले आने लगते थे।
अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान कर भेज दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था, पहला हौद ऊपर, दूसरा उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे, ऐसे करके मतलब वो पानी जो द्रव है ना वो थोड़ा बहकर वहां से आ सके। आगे देखेंगे दूसरे हौद, जिसे बीटर बाड़ बोलते हैं। इस घोल को लगातार हिलाया जाता था, उसमें क्या करते, उसको लगातार जो द्रव था उसको हिलाते थे और ना पेडलों से खगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। फिर क्या होगा, नीचे नीचे जो नील की पपड़ियां जम जाती थी तो ध्रुव ऊपर था कैसा होता, साफ हो जाता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था, हम निथारण कुंड बोलते हैं। इसके बाद उसे क्या, उसके बाद उसे निचोड़ कर, है ना, बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। अब चित्र तेरे बिक्री के लिए नील तैयार है इसमें, है ना, ये दिखाया गया इसमें, बिक्री के लिए नील तैयार है इसमें, देखेंगे। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचे में डाल दी गई नील की लुगदी को काट कर मजदूर उस पर मोहर लगा रहे हैं। लुगदी बना ली, दबाकर उस पर काट दिया उसको, उस पर मोहर लगा रहा है अपनी कंपनी के ना। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। इस तरह से नील बनती थी, आपने इसको देख लिया। बाट क्या है, एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र होता है बाट, तो बाट के बारे में बता दिया। और ये जो खड़े हैं ये भाई साहब, तो ये हौद में घोल हिलाने वाले हैं ये, है ना। तो उसमें इनके बारे में लिखा है, ये खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़े हैं। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। 8 घंटे तक कमर तक जो घोल था उस नील का, उसमें खड़ा होकर ये काम करना पड़ता था। 8 घंटे तक, समझिए, आप सपोज कीजिए 8 घंटे द्रम में रह करके काम कर रहे हैं ये, है ना, नील वाले में। तो बड़ी मेहनत का काम था उस समय, आप समझ सकते हैं। तो इससे पहले तो वो जो रह गया है ना उसको थोड़ा देख लेते हैं क्या है, फिर से हम आगे स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए कहाँ है। और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था, आगे को देखते हैं। और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। और इसमें है कि जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, जो किसान इन कर्जे जो लेते थे उनसे जो पहले आकर्षित थे, हाँ कर्जा मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है हमें, तो उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है ना। तो उनको, इनको भी मालूम पड़ गया, जो कर्जा दे रहे हैं हमसे, ये काम ले रहे हैं हमसे, ये फसल ले रहे हैं, ये व्यवस्था कैसी है, कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी। क्या है, उन्हें जो नील की जो कीमत मिलती थी कैसी थी, ये बहुत कम थी। और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। कर्जे का सिलसिला है वो कभी खत्म नहीं होता था। और उन्होंने नील की खेती उन्हें सौंप दी, उन्होंने कर्जा फिर दोबारा दे दिया। फसल पकी काट के दी उनको, बगान मालिकों को उन्होंने फिर कर्जा दे दिया। तो ये जो कर्जा का चक्र था ना वो चलता रहता था, है ना। तो ये सिलसिला कर्जे का खत्म नहीं होता था। समस्याएं और भी थी कि बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे। वो चाहते थे कि सबसे बढ़िया खेतों के, अगर वहां ने अगर नील ये उत्पादित करेंगे तो नील ज्यादा होगा, अच्छा होगा, है ना। ये भी समस्या थी। लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। क्या समस्या थी ये, कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वह धान की खेती नहीं की जा सकती। नील की कटाई के बाद क्या हो गया, नील की कटाई के बाद वहां पर धान की खेती नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी जाती थी। सारे पोषक तत्व मिट्टी के वो खींच लेती थी और भूमि अनुपजाऊ हो जाती थी, होती थी। जैसे कि नील विद्रोह और उसके बाद की हम बारे में जानेंगे कि नील विद्रोह हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको हम थोड़ा देखते हैं। तो हम देख लेते हैं इसको, नील विद्रोह और उसके बाद क्या हुआ वो देखेंगे। देखिए, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। हजार रैयतों ने, क्यों कर दिया,
अब समझेंगे। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। अब जैसे जैसे विद्रोह फैला, विद्रोह क्यों फैलता है समझ सकते हैं? जब विद्रोह फैला तो लगान वो नहीं देना चाहते थे, है ना? तो वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला बोलने लगे। वहाँ की जो नील के जो किसान थे, तो ये अपने हाथ में किसी ने भाला लिया, किसी ने तलवार ली, और किसी ने कमान ली, है ना? तो उन्होंने नील की फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। पाकिस्तानी जनता है, उन्होंने पता चला कि भाई हमारी ये जमीन बंजर होती जा रही है, वहाँ पर धान की खेती नहीं कर सकते, है ना? और हमको ये कर्ज में डुबोया जा रहा है, हम कर्ज से ही मुक्त नहीं हो पा रहे। वो अपना फायदा ले रहे, मतलब उनको तरह तरह ये गतिविधियां उनको समझ में आने लगी थी, है ना? स्वार्थ की भावनाएं कंपनी की वो उनको समझ में आने लगी थी। किस तरह से वो बगान मालिक उनसे पैसा दे करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना? फिर वो अपना प्रॉफिट वहाँ से भी ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं, तो वो उनको समझ में आ गया था। इसलिए क्या हुआ, तो ये तलवार, भाले और तीर कमान लेकर के इन्होंने फैक्ट्री पर हमला बोल दिया, इसको फोड़ दो, है ना? इसे हटा दो यहाँ से। और औरतें बर्तन लेकर के लड़ाई में कूद गई, देखिए। मतलब औरतें भी मतलब शामिल हो गई झगड़े में। कोई बर्तन लेके फेंक के मार रही है, कोई कुछ कर रही है। इसलिए फिर क्या होता है कि बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिक जो काम करने वाले थे, क्या हो गया, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। तो जो जो भी बगान मालिकों के लिए जो भी काम करते थे, उनका जो सामाजिक स्तर पर जो बहिष्कार था वो कर दिया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता, है ना? बगान मालिकों की तरफ से वसूली के लिए आने वाले जो गुमास्ता होते हैं, यानी एजेंट की पिटाई भी की, है ना? एजेंट जो पैसे लेने आते थे ना, उनकी भी उन्होंने पिटाई कर दी। फिर क्या हुआ, रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे, और न ही बगान मालिकों के लिए, है ना? तो लठियालों, लाठीधारी गुंडों से डरेंगे, है ना? तो बगान मालिक के जो भी लाठीधारी गुंडे हैं ना हम उनसे डरेंगे, और ना ही हम उनसे कर्ज लेंगे। उनकी ये सोच हो गई थी, विचार आ गया था उन लोगों को, मतलब उनको धीमे धीमे चीजें समझ में आने लगी, है ना? तो नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। नील के किसान चुप नहीं बैठने बैठने तैयार थे। उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? अब उनको बगावत की ताकत, ये जो बगावत कर रहे हैं, इनकी ताकत उन्हें मिली कहाँ से? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, इसलिए उनको बगावत की ये प्रेरणा मिली। दमनात्मक, है ना? कैसे दमन कर रही है। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, लेकिन जो लोग दबे हैं, है ना, तो वो हमेशा बगावत क्यों करेंगे, क्यों अपने झगड़े में बढ़ेंगे? आगे देखेंगे। ऐसा ऐसा मतलब कभी कभी होता है, आगे देखेंगे। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं को भी समर्थन मिल सकता है। उनको लगा, तो ये तो क्या लगा कि बगान मालिकों के जो खिलाफ जो बगावत में जो उनके स्थानीय जमींदार हैं और मुखिया हैं, इनका भी समर्थन हमें मिल सकता है, इससे हम बगान मालिकों से निपट सकते हैं, है ना? बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए, है ना? बहुत से जो गांव हैं जिन पर मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जो दस्तखत लिए गए जबरदस्ती से, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया। जिन्होंने दस्तखत करवाए थे किसानों से, उन्हीं ने नील किसानों को एकत्रित किया, और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी इन लोगों ने। देखिए, कई स्थान पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार खुद गांव गांव घूम रहे हैं, है ना, बगावत के लिए, उकसाने के लिए। भाई चलो, देखो हमको कैसे उन्होंने शोषण किया हमारा, हम क्यों उनके इतना उपद्रव झेले, इस तरह से, है ना? जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी। जमींदार इसलिए दिक्कत में आ रहे थे, सोच रहे थे कि इनकी ताकत बढ़ कहां से रही है ना? तो बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। बगान मालिक जबरदस्ती से लंबे समय के लिए उनसे जमीन को अपनी तरफ ले लिए थे, ना, ले लेते थे। तो नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। मतलब जो नील के किसान थे ना, तो उनको ये लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी जो उनका संघर्ष है
उनमें अंग्रेज सरकार उनका साथ देगी, ये उनको लग रहा था। 1857 की बगावत के बाद 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे में डरी हुई थी, है ना। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक खतरे के लिए डरी हुई थी कि ये ना हो जाए फिर दोबारा विद्रोह हो जाए, है ना। उसके लिए जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाकों का दौरा किया था। किसने? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। 1859 में उस समय सर्दी का टाइम था। उस पीरियड्स में उन्होंने क्या किया? दौरा किया था। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। उनको लगा कि सरकार है उनकी जो दुर्दशा है उससे क्या है? परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया। बरसात के समय में मजिस्ट्रेट कौन? एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील की अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये नोटिस दिया गया था। रैयतों को नील के जो अनुबंध हैं तो उनके लिए अनुबंध मानने के लिए उनको मजबूर नहीं किया जाएगा। आप उनको मजबूर नहीं करिए, है ना। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती। अब क्या खबर फैल गई? इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया अब ये खबर दे रही है कि आपको नील की खेती नहीं करनी है ना। ईडन किसानों ने ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। विस्फोटक स्थिति थी उनको नियंत्रित करना और किसानों में जो भड़कन थी उसको शांत करना, ये इसके लिए कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। उनकी जो कार्रवाई थी तो किसानों ने ये समझा था ये हमारा समर्थन कर रहे हैं, ये हमारा सरकार हमारे साथ है, इन्होंने किसानों ने मान लिया। लेकिन सरकार चाह रही थी कि 1857 जैसा विद्रोह फिर दोबारा ना हो जाए, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा। तो इस तरह से उन्होंने दौरा किया और अपना नोटिस जारी किए ना। थोड़ा कुछ रह गया उसमें, ऊपर थोड़ा देख लेते हैं क्या रह गया है। में नील गांव का एक गीत है, क्या पढ़ेंगे इसको, है ना। तो पढ़ लें, चलो पढ़ ही लेते हैं। तो नील गांव का एक गीत है कि संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए गीत गाते हैं। तो इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है कि नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से गीत इस प्रकार का था, किस तरह का देखते हैं। मौला हाथी के बागान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं, है ना। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। कोलकाता के बाबू इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे, है ना। ये बात इन्होंने गीत में कही गई है। देखेंगे आप लोग। देखिए, तो उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया, है ना। जैसे जैसे विद्रोह फैला जैसे जैसे विद्रोह फैला फिर क्या हुआ? कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। कलकत्ता के जो पढ़े लिखे लोग हैं तो नील जिलों की ओर चल पड़े, है ना। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा लिखा है ना। तो इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। सरकार को जो बगान मालिक है उनकी सुरक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। तो नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया। आयोग में क्या हुआ? बगान मालिकों को दोषी पाया गया, यानी कि वो कई तरह से ये मानना चाह रहे थे हम किस तरह से इस विद्रोह को शांत कर दे, है ना। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की, बगान मालिकों की, है ना। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने यह कहा कि आप जो नील की खेती करवा रहे हैं ये रैयतों के लिए फायदा नहीं है, उनके लिए फायदेमंद नहीं है।
आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें। उन्होंने कहा, आयोग ने क्या कहा, आपके पास जो अभी मौजूदा अनुबंध है बस उसको पूरा कीजिए, है ना, पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आपको अनुबंध मिला है आप उसको पूरा कीजिए। यदि आप चाहते हैं तो आप आगे से अनुबंध मत करिए, आगे से नील की खेती मत करिए, लेकिन अभी जो अनुबंध किया गया है आप उसके तहत खेती करिए। ये इनका कहने का मतलब है। तो इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। क्या हुआ, ये बगावत के बाद क्या हुआ, तो बगानों में नील का जो उत्पादन था वो धराशायी हो गया, वो एक तरह से खत्म हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। किस पर, बिहार राज्य पर, बिहार क्षेत्र पर ध्यान देने लगे। कौन, बगान मालिक। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम निर्माण का जो रंग है उनका निर्माण होने लगा, है ना। क्या होता है, इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे, फिर भी क्या रहे, वो उत्पादन को फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, महात्मा गांधी कहाँ से लौटे, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। उन्होंने चंपारण आने को कहा था, है ना, गांधी जी को। तो 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। किसकी, चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। देखिए 1917 में जो महात्मा गांधी का यह दौरा था तो नील बगान मालिकों के लिए क्या था, चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी, स्टार्टिंग थी। इसमें कहा है कि मैं भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। तो थोड़ा पढ़ लेते क्या है, तो क्यों ऐसा लिखा गया है। तो चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए, क्या दिए, तो डब्ल्यू एस सीटन कार इनका नाम है, इनको थोड़ा देख लेते हैं, इंपोर्टेंट नाम है। ये नाम कैसा है, इंपोर्टेंट नाम है। तो डब्ल्यू एस सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष थे, है ना, ये क्या थे, नील आयोग के अध्यक्ष थे। क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे। उन्होंने कहा कि आप नील की खेती करने के लिए तैयार हो, वो बोल रहे नहीं, तो क्यों नहीं हो, आप किस तरह शर्त रखना चाहते हो, है ना। तो हाजी मुल्ला ने कहा, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती। हाजी मुल्ला ने कहा कि मैं नील उगाने के लिए तैयार नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं जो आपकी नई शर्तें होंगी वो मुझे संतुष्ट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। श्री साले ने कहा, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते। ये श्री साले ने कहा, यदि आपको 1 रुपया एक बंडल का मिले तो उसके लिए आप खेती नहीं करोगे। हाजी मुल्ला ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। देखिए नील के प्रति इतना गलत व्यवहार इनके मन में भर गया था। देखिए क्या लिखा है ना, हाजी मुल्ला ने क्या कहा है। गतिविधि क्या है कि कल्पना कीजिए कि आप नील आयोग के सामने गवाही दे रहे हैं, किसके, नील आयोग के सामने। तो डब्ल्यू एस सीटन कार आपसे पूछते हैं, रैयत किस सूरत में नील की खेती कर सकते हो, आपका जवाब क्या होगा, आप क्या कहेंगे, ये आपके लिए थोड़ा बता दिया है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म।